नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के पहले 4 अनुच्छेदों के बारे में। अब ये सिर्फ कोई कानूनी धाराएं नहीं हैं, ये तो हमारे देश की पहचान, उसकी बनावट की एकदम जड़ हैं। ये हमें बताते हैं कि असल में भारत है क्या, ये कैसे बढ़ सकता है और इसके अंदर की सीमाओं को कैसे बदला जा सकता है। तो चलिए इस कहानी को जरा गहराई से समझते हैं। और सोचिए, भारत कितना विशाल, कितनी संस्कृतियां, कितनी विविधता। इन अनुच्छेदों का काम इसी महासागर जैसे देश को एक कानूनी ढांचा देना है, एक ऐसा मजबूत ढांचा जो इसकी एकता को हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखे। तो आज की हमारी चर्चा का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर भारत है क्या, यानी अनुच्छेद 1। फिर देखेंगे कि नए राज्य कैसे जुड़ सकते हैं, ये है अनुच्छेद 2। इसके बाद देश के अंदर का नक्शा कैसे बदलता है, अनुच्छेद 3 के तहत। और फिर ये सब होता कैसे है, इसकी आसान सी प्रक्रिया अनुच्छेद 4 में। और आखिर में हम इन सब बातों को समेटकर एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी बात से, अनुच्छेद 1। ये वो नींव है जो सिर्फ एक लाइन में बता देती है कि भारत आखिर है क्या। ये हमारे देश की पहचान का आधार है। संविधान की भाषा देखिए कितनी साफ और सीधी है। ये कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, बस, यूनियन ऑफ स्टेट। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, हमारे संविधान निर्माताओं ने फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया अमेरिका की तरह? उन्होंने जानबूझकर राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों चुना? भाई, इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। और ये फर्क ये बहुत बड़ा है। देखिए, भारत को कहते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि संसद चाहे तो राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, उनका नाम बदल सकती है, उन्हें छोटा बड़ा कर सकती है। मतलब राज्य विनाशी हैं, लेकिन कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। संघ यानी हमारा देश अविनाशी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत कोई एग्रीमेंट या समझौता नहीं है जैसा अमेरिका में हुआ था। भारत एक है और इसकी एकता सबसे ऊपर है। ठीक है, तो भारत की परिभाषा तो तय हो गई, पर अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत में कोई नया इलाका शामिल हो सकता है? क्या हम अपनी सीमाओं का विस्तार कर सकते हैं? बस यहीं पर आता है अनुच्छेद 2। ये अनुच्छेद हमारी संसद को ताकत देता है। ताकत किस बात की? कि वो किसी भी भारी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये भारत की सीमाओं को बाहर की तरफ बढ़ाने की शक्ति है, अगर कभी ऐसी जरूरत आन पड़े। और ये सिर्फ किताबी बात नहीं है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है सिक्किम। 1975 में इसी अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल करके सिक्किम भारत का एक अभिन्न अंग, एक पूरा राज्य बना। इससे पता चलता है कि ये ताकत असल में कितनी बड़ी है। तो अनुच्छेद 2 तो हो गई बाहर की बात, बाहरी विस्तार की। लेकिन देश के अंदर का क्या? राज्यों के भीतर अगर कुछ बदलना हो तो? यहीं पर आता है अनुच्छेद 3। ये वो टूल है, वो औजार है जिसने समय समय पर भारत के अंदरूनी नक्शे को बदला है। और इस अनुच्छेद के तहत संसद के पास गजब की शक्तियां हैं। वो क्या क्या कर सकती है? देखिए, वो किसी राज्य से उसका कुछ हिस्सा अलग करके नया राज्य बना सकती है, किसी भी राज्य का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, किसी राज्य की बाउंड्री बदल सकती है, अरे किसी राज्य का नाम तक बदल सकती है, या फिर 2 राज्यों को मिलाकर एक कर सकती है। और ये सब हमने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। याद कीजिए, 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, या उससे पहले साल 2000 में एक साथ 3 राज्य बने, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये सब अनुच्छेद 3 की ही शक्ति का नतीजा है। हाँ, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि संसद सुबह उठी और फैसला ले लिया। ऐसा कोई भी बिल लाने से पहले उसे राष्ट्रपति के जरिए संबंधित राज्य की विधानसभा को भेजा जाता है, उनकी राय जानने के लिए। मगर, और ये सबसे जरूरी बात है, राज्य की विधानसभा की राय या सलाह संसद मानने के लिए मजबूर नहीं है। मतलब वो बाध्यकारी नहीं है। आखिरी फैसला पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ संसद का ही होता है। ये बात फिर से उसी सिद्धांत को पक्का करती है, अविनाशी संघ। तो अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर, अनुच्छेद 4। ये हमें वो राज बताता है कि आखिर इतने बड़े बड़े बदलाव, नए राज्य बनाना, सीमाएं बदलना, ये सब इतनी आसानी से हो कैसे जाता है। अनुच्छेद 4 बहुत सीधी सी बात कहता है। ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी कानून बनाया जाएगा,
मतलब नए राज्य जोड़ने या पुराने राज्यों में बदलाव करने का कानून, उसे संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 के तहत वाला संशोधन नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये सारे बदलाव संसद में एक सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत से पास किए जा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई आम कानून पास होता है। इसके लिए उस मुश्किल विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती जो संविधान में बड़े बदलावों के लिए चाहिए होता है। यही वजह है कि ये प्रक्रिया इतनी लचीली है। तो जब हम इन चारों अनुच्छेदों 1, 2, 3 और 4 को एक साथ देखते हैं तो हमारे सामने भारत की एक बहुत ही अनोखी और शक्तिशाली तस्वीर उभरती है। चलिए मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहली बात, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। दूसरी, संसद बाहर से नया क्षेत्र भारत में जोड़ सकती है। तीसरी, देश के अंदर का नक्शा बदलने की अंतिम शक्ति भी संसद के पास ही है। और चौथी और सबसे अहम बात, ये सारे बड़े बदलाव एक बहुत ही सरल कानूनी प्रक्रिया से किए जा सकते हैं। तो ये अनुच्छेद हमें ये बताते हैं कि भारत कोई ठहरा हुआ स्थिर देश नहीं है। ये तो एक जीती जागती सांस लेती हुई संरचना है। इसे बनाया ही ऐसा गया है कि ये वक्त के साथ अपने लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से खुद को बदल सके, विकसित हो सके। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक तरफ एक इतना शक्तिशाली केंद्र और दूसरी तरफ राज्यों की पहचान जो बदलती रहती है। इन दोनों के बीच का ये जो नाजुक सा संतुलन है, ये आज के भारत को और आने वाले कल के भारत को कैसे आकार दे रहा है, इस पर सोचेगा ज़रूर।